BA थर्ड ईयर, पेपर फर्स्ट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पहला हमारा जो टॉपिक था वो था प्लेटो और उसके बाद उसी के शिष्य अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अरस्तु का आज जो हमारा ये वीडियो है वो पार्ट 3 है। इससे पहले हमने अरस्तु के बारे में जान लिया है, उसके राज्य वर्गीकरण के सिद्धांत को और उसके नागरिकता संबंधी सिद्धांतों को। तो आइए बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है अरस्तु का दासता संबंधी विचार। तो दास प्रथा के संबंध में अरस्तु के क्या विचार थे? अरस्तु दास प्रथा के समर्थक रहे। तो जानते हैं अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों के बारे में। यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग थी। दास प्रथा यूनानी प्रथा का प्रतीक थी और उनकी परंपरा का प्रतीक थी। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार उसके रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। तो अरस्तु चूंकि इतने महान विचारक और उन्होंने दासता जैसी चीज का समर्थन किया जो कि मानवीय रूप से दासता को उचित नहीं माना जाता, और उस चीज का पूरा समर्थन अरस्तु ने किया। तो इस तरीके से लगता है कि अरस्तु के जो विचार है वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता का प्रतीक है। चूंकि दासता यूनान में एक परंपरा बन गई थी जो सदियों से चली आ रही थी। यूनानी लोग अपने पारिवारिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए दास रखते थे, जो उनके कृषि संबंधी कार्य और घर के जो अन्य कामकाज होते हैं उनमें सहारा दिया करते थे। ये दास उनके परिवार का हिस्सा माने जाते थे और ये दास रखना एक परंपरा और का प्रतीक था। सॉरी। और अरस्तु इसे न्यायोचित बताते हैं। तो आइए देखें अरस्तु ने क्या कहकर अपनी दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु दास प्रथा को न्यायोचित कहते हैं। तो और क्या कहते हैं कि दास प्रथा जो है वो नैतिक है, न्याय के अनुरूप है, और दो कहते हैं सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति। तो अरस्तु ये कहते हैं कि मानव के विकास के लिए, उसके पारिवारिक संपन्नता के लिए उसके पास दो प्रकार की संपत्ति होती है, जिसमें एक होती है सजीव संपत्ति और दूसरी होती है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति से तात्पर्य अरस्तु यहाँ दास से लेते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के गुलाम हो, सेवक हो या दास। तो और दूसरी कहते हैं निर्जीव। सजीव संपत्ति में वो दासों को शामिल करते हैं। निर्जीव संपत्ति मीन्स भूमि या अचल संपत्ति, धन संपदा आदि को लेते हैं। तो अरस्तु ये कहते हैं कि पारिवारिक विकास के लिए ये दोनों ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किन बिंदुओं को केंद्र बिंदु मानकर किया, देखते हैं। अरस्तु द्वारा दासता का समर्थन। पहला, प्रकृति ने ही मनुष्य में भेद किया है, बुद्धि, योग्यता, क्षमता, गुण। तो अरस्तु ये कहते हैं कि जब नेचर ने ही सबको समान नहीं बनाया है, सभी मनुष्य कुछ ना कुछ अंतर है। कोई बुद्धि से बहुत तीव्र है और कोई बुद्धि, किसी में बुद्धि बहुत कम है, किसी में विवेक शून्य है, किसी में विवेकशीलता है, किसी में कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है और किसी में बहुत कम है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की योग्यता, बुद्धि, कार्य क्षमता और उनके गुण अलग अलग हैं। तो अरस्तु ये कहकर अपनी दास प्रथा को नैतिक मानते हैं। कहते हैं प्रकृति ने ही सभी मनुष्यों को अलग अलग बनाया है और कुछ मनुष्य जन्म से ही दास बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ मनुष्य जन्म से ही शासक बनने के लिए पैदा होते हैं। तो इन लोगों के शरीर में, उनकी कार्यकुशलता में अंतर है। कुछ लोग बुद्धि से तीव्र हैं, जो शासक बनने की उनमें योग्यता है, और कुछ लोग शारीरिक दृष्टि से हष्ट-पुष्ट हैं, जो शारीरिक श्रम शक्ति वाले कार्य को अधिक आसानी से कर सकते हैं और वो दास बन सकते हैं। ऐसा कहकर अरस्तु ने अपने दासता संबंधी विचार का समर्थन किया। दूसरा क्या कहते हैं, वो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। वो कहते हैं कि दासता का जो विचार है वो स्वामी और दास दोनों के लिए ही लाभदायक है, कि स्वामी और या शासक जो है उसको अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके अपने शासन व प्रशासन संबंधी कार्य को करने के लिए उचित विश्राम की आवश्यकता होती है, और ये विश्राम उसे कौन देगा? उसके परिवार संबंधी कार्य को करके दास उसकी ये सहायता देगा और दास उसे विश्राम उपलब्ध कराएगा।
और दूसरा ये क्या कहते हैं कि सेवक के लिए कैसे लाभदायक है दास के लिए? चूंकि दास बुद्धि और विवेक से कमजोर है, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उनके पास अपनी कोई धन संपत्ति नहीं है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि उनका कोई स्वामी हो जिसके सानिध्य में रहकर वो अपना विकास कर सके। दासता नैतिक है। प्लेटो तीसरा कथन ये कहते हैं कि दासता जो है वो नैतिक है, मोरल है। चूंकि जो दास है, अरस्तु का ये कहना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही आज्ञा पालन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ व्यक्ति आज्ञा देने के लिए, निर्देश देने के लिए होते हैं, और जो निर्देश देते हैं वो शासक है और जो आज्ञा पालन के जिनमें गुण है वो से दास होते हैं, इसलिए ये नैतिक है। कहीं ना कहीं अरस्तु अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ऐसे तर्क देते हैं जो कि उचित लगते हैं। अरस्तु दास को पारिवारिक संपत्ति मानते हैं और उसके विकास के लिए उपयोगी है। इन्हीं के द्वारा निर्जीव संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि दास एक पारिवारिक संपत्ति है, और अरस्तु कहते हैं कि परिवार वो समूह है जिसमें पति पत्नी और पिता व पुत्र और दास और स्वामी रहते हैं। ये तीनों के बीच में त्रिकोणात्मक संबंध चलता रहता है। तो एक परिवार के सदस्य के रूप में वो दास को मानते हैं, पारिवारिक संपत्ति के रूप में दास को मानते हैं, और कहते हैं कि परिवार के विकास के लिए दास होना जरूरी है। इन्हीं के द्वारा निर्जीव संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। चूंकि दास इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति के पास जो धन है, संपदा है, भूमि है, उस भूमि में कार्य करने के लिए उन्हें दास की जरूरत है। उनके अन्य पारिवारिक जो कार्य हैं उनमें सहायता के लिए उन्हें दास की जरूरत है, और जो निर्जीव उनके पास अचल संपत्ति है उसके रखरखाव के लिए भी उन्हें दासों की जरूरत है। तो अरस्तु जो है वो निर्जीव संपत्ति से ज्यादा सजीव संपत्ति को महत्व देते हैं और कहते हैं कि ये सजीव संपत्ति परिवार के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरस्तु के विचारों में कहीं ना कहीं यूनानी परंपराओं की एक छाप दिखाई पड़ती है, जो कि बिना सोचे समझे दासता के विचार का इतना उचित और प्रबल समर्थन अरस्तु करते हैं। तो अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए हैं। अरस्तु के द्वारा बताए गए दासता के प्रकार, पहला है स्वाभाविक दास और दूसरा है वैधानिक दास। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि जो दासता है उसके दो प्रकार हैं, एक है स्वाभाविक दास और दूसरा है वैधानिक दास। स्वाभाविक दास से क्या तात्पर्य है अरस्तु का? जो जन्म से मंद बुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं। तो स्वाभाविक दास जिनके पास बुद्धि कम है और जिनके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है और जो अयोग्य हैं वो दास होते हैं, ऐसा अरस्तु बताते हैं। वैधानिक दास से इनका क्या मतलब है? युद्ध में बंदी और पराजित। तो इनका क्या कहना है कि जो लोग युद्ध में बंदी बना लिए गए हैं, जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है तो एक की पराजय और एक की जय होगी। तो जो राजा हार गया है उसकी जो सेना होती है उसको बंदी के रूप में बना लेता है दूसरा जीता हुआ राजा, और तो ये उनके वैधानिक दास हैं जो युद्ध में बंदी बनाए गए हैं और पराजित हुए हैं, हारे हुए लोग, उनको अरस्तु वैधानिक दास की श्रेणी में रखते हैं। अरस्तु के दासता संबंधी जो विचार हैं उनके कुछ मानवीय पक्ष हैं जो अरस्तु ने बताए हैं, उन्हें देखेंगे। पहला क्या है? दासों के प्रति उदारता का व्यवहार। तो अरस्तु कहीं ना कहीं दास प्रथा का समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो दासों के हित में लगती हैं और उनकी मानवीयता को दर्शाती हैं। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि दासों के प्रति उदारता का व्यवहार। अरस्तु कहते हैं कि स्वामियों को अपने दासों के प्रति प्रेम पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक उदारता दिखानी चाहिए, तभी दास सही रहेंगे और सही से उनका कार्य कर सकेंगे। दूसरा, स्वामी व दास में मैत्रीपूर्ण संबंध। तो क्या कहते हैं अरस्तु कि स्वामी और दास के बीच में जो संबंध है वो मधुर होने चाहिए, एक मित्रवत होने चाहिए। दास को पूरी तरह स्वामी का ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए और स्वामी को भी दास का हित समझकर कार्य करना चाहिए, उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं। अरस्तु कहते हैं कि दास प्रथा के तो समर्थक हैं, लेकिन वो दासों की संख्या को निश्चित रखने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे दास नहीं रखने हैं किसी व्यक्ति को, और
चाहिए, उससे ज्यादा वो दास नहीं रख सकता। दासों को मुक्ति के अवसर मिलने चाहिए। अरस्तु क्या कहते हैं, इसका चौथा मानवीय पक्ष क्या कहता है कि जो दास हैं उन्हें मुक्ति के लिए, उन्हें स्वतंत्र होने के लिए अवकाश मिलना चाहिए, उन्हें अवसर मिलने चाहिए। तो कब दास स्वतंत्र होंगे? अरस्तु कहते हैं कि जब दास बुद्धिमान और विवेकशील स्वामी के नियंत्रण में रहकर सोचने समझने की उनकी क्षमता विकसित हो जाए और वो अपना पारिवारिक जीवन यापन करने में सक्षम हो जाए, उनमें धन कमाने की क्षमता आ जाए, कार्य करने की कुशलता आ जाए, तो उन दासों को, स्वामियों को मुक्त कर देना चाहिए। इसके अलावा अरस्तु क्या कहते हैं कि जो दास हैं उनके पुत्र दास नहीं बनेंगे, उनके, क्योंकि अरस्तु ने जो दासता को बताया वो बुद्धि विवेक के आधार पर निर्धारित किया है। तो यदि दासों के बच्चों में ये योग्यता होगी कि वो अन्य कार्य कर सकते हैं, उनमें क्षमता होगी, बुद्धि होगा, विवेक होगी, तो वो दास नहीं बनेंगे। तो ये कुछ मानवीय पक्ष थे जो अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांतों में देखने के लिए मिलते हैं। अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांतों की आलोचनाएं करी गई हैं, क्योंकि ये जो दासता का विचार है वो अपने आप में मानवीय रूप से उचित नहीं दिखाई देता। तो बहुत से विचारकों ने अरस्तु के इस विचार की आलोचना की है और कहा है कि बड़ा हास्यप्रद लगता है कि अरस्तु जैसा महान विचारक और दासता का समर्थन करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अरस्तु के विचारों की आलोचनाएं किस रूप में देखने को मिलती हैं। समानता के अधिकार की अवहेलना। तो पहला इसका क्या बिंदु है कि सबको समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं, सब समान रूप से हैं, तो कहीं ना कहीं अगर दास प्रथा का समर्थन होता है तो व्यक्ति को समानता के अवसर उसके कम हो जाते हैं और उसके समानता के अधिकार की अवहेलना होती है। क्योंकि प्रकृति सबको समान बनाकर भेजी है और सबके लिए समानता बहुत जरूरी है। क्योंकि समानता अगर किसी को नहीं मिलेगी तो उसका उचित विकास नहीं हो सकता। तो समानता अगर आप दास बना लेंगे, उसको समानता का दर्जा नहीं देंगे, गुलाम की भांति रखेंगे, तो क्या होगा कि उसके समानता के अधिकार की अवहेलना होगी। ऐसा कहकर इसकी आलोचना की गई है। दूसरा, दासता निर्धारण का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। तो कुछ विचारक ये कहते हैं कि अरस्तु ने ये तो बताया कि दास होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई निश्चित मापदंड नहीं दिया, कोई पैमाना नहीं दिया जिससे कि ये बताया जा सके कि कितनी बुद्धि की जरूरत है उस व्यक्ति को कि वो दास ना बने, या किस लेवल के व्यक्ति को आप दास बना दें। तो कोई इसका वैज्ञानिक कोई क्रम नहीं दिया, कोई मापदंड नहीं दिया, और किस आधार पर ये दास रखने की बात करते हैं। समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है। अरस्तु की जो दास प्रथा संबंधी विचार है वो समाज को शासक, स्वामी और दास दो वर्गों में विभक्त कर देती है, जो कि राज्य के हित में नहीं है। यूनानी पर दास प्रथा लागू नहीं करता, जातिगत अहंकार। तो अरस्तु का ये विचार बहुत अपने आप में लगता है कि अरस्तु जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि यूनानी जो व्यक्ति है वो दास नहीं बन सकते, चाहे वे युद्ध में ही क्यों ना हार गए हो। अरस्तु में जातिगत अहंकार की भावना उनके विचारों में दिखाई पड़ती है। वो ये कहते हैं कि यूनानी हमेशा शासक बनने के लिए पैदा हुआ है, और वो ये भी कहते हैं साथ ही कि अगर इन केस कोई यूनानी व्यक्ति दास बन गया है तो और दूसरे यूनानी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए कि धन इकट्ठा करके उसके स्वामी को दे देना चाहिए और उसको दासता से मुक्ति दिला देनी चाहिए। तो ये जो विचार था अरस्तु का वो अपने आप में बहुत भिन्न दिखाई पड़ता है कि एक ओर तो वो कहते हैं बुद्धि योग्यता की बात, और दूसरी तरफ वो यूनानियों के दासता के पक्ष में फेवर नहीं करते, और वो कहते हैं कि यूनानी हमेशा शासक बनने के लिए पैदा हुआ है, वो कभी भी दास के रूप में नहीं है। तो इनके इस विचार में जातिगत अहंकार दिखाई पड़ता है, ऐसा कहकर देखकर भी इनके विचारकों ने इनकी आलोचनाएं की है। अवैज्ञानिक अवधारणा। अरस्तु का जो दासता संबंधी विचार है वो अपने आप में अवैज्ञानिक दिखाई पड़ता है, चूंकि मानव को दासों की भांति रखना ऐसे लगता है मानो पशुओं पर जो नियम लागू होते हैं वही इन्होंने मानव समाज पर लागू कर दिए हैं। तो ये अपने आप में अवैज्ञानिक अवधारणा प्रतीत होता है। इस
तरीके से हम देखते हैं कि अरस्तु के जो दास्ता संबंधी विचार हैं वो सिर्फ यूनान की परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भी दास जैसी कोई चीज नहीं है और दास्ता संबंधी उनका विचार देखकर प्रतीत होता है कि अरस्तु पूरी तरह रूढ़िवादी विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अरस्तु जैसे महान विचारक दास्ता जैसी चीज को अगर नैतिक मानते हैं तो इसमें बड़ा असमंजस दिखाई पड़ता है कि उनके विचारों में कि इतना महान विचारक और दास्ता का पूरा समर्थन करता है, तो देखकर बड़ा कभी आश्चर्य होता है, लेकिन है तो है अरस्तु के ये दास्ता संबंधी विचार। थैंक यू।